नमस्कार, आरकेएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलते हैं हम आर ओ के आगे की क्वेश्चन डिस्कस करने पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं? जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। कुल 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में दी गई हैं। ठीक है, और मूल संविधान में अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था किस दिन, 26 जनवरी को 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगर लिखा रहता है क्वेश्चन में कि मूल रूप से या मूलतः हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो ये जो 12वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित है। ठीक है, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था को काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। और ये जो 29 विषय हैं ये अनुसूची 11 के विषय हैं। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है, अर्थात कि 1993 में 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाएं मतलब ग्राम पंचायतों को जो पावर दी गई, जो शक्ति दी गई, जो विषय दिए गए वो 29 विषय थे। तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछ रहा है कि भाषा की शैली किस देश से ली गई, शैली को पूछा गया है। तो इसमें पहला क्या है ऑप्शन में? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन, अगर आपने कम्प्लीटली सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप पहला ऑप्शन ही टिक कर दोगे, अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये यूएस जो लिखा हुआ है ये अमेरिका को यूएस कहते हैं। यूएस का पूरा नाम यूएसए होता है। ठीक, तो अगर हमने क्वेश्चन बस इतना पढ़ा है कि प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई, आपने ध्यान ना दिया और शैली को ध्यान ना दिया, सीधे ये ध्यान दिया कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, यानी प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो हम अमेरिका लगाएंगे, तब तो ये आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन ख। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये कहा जाएगा कि अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो किससे ली गई है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा। अब प्रस्तावना कब पेश की गई थी? प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो उद्देशिका जो है कब पेश की गई थी संविधान सभा में? तो सन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक, तो पेश करने वाले कौन थे? JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। और ये कहाँ से लिया था? अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस संविधान में, मतलब किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो हमें यहाँ पे संशोधन बताना है। और 8वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ा था, मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी? 8वीं, मतलब 8वीं अनुसूची जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची थी। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बातें की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं
किसके विषय में बताया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषा के विषय में। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है कुल 22 भाषाओं को। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि सिंधी भाषा को किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो इसमें है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के जरिए मतलब ये संशोधन किया गया और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। और मूलतः रूप में अगर पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो उस वक्त जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था और 8वीं अनुसूची में उस समय कुल 14 भाषाएं थी मूलतः, और ये 22 भाषाएं समय के साथ संशोधन के जरिए जोड़ी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो संविधान सभा, तो ये ऑप्शन क सही होगा, 21वें संविधान संशोधन के जरिए। और ये संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कार्य ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? पहला ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा कानून का शासन, तीसरा विधि की उचित प्रक्रिया, और चौथा है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो ब्रिटेन से नहीं लिया है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नहीं पर आपको ध्यान देना है कि ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ संसद है और संसद के 2 अंग है, राष्ट्रपति प्रमुख है। ठीक, कानून का शासन, कानून को हम विधि भी कहते हैं, और भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान। तो यहाँ पे जो भी शासन कानून होता है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो संविधान से लिए गए हैं। जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? विधि का शासन है हमारे देश में। विधि का शासन किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ये तीसरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ग, विधि की उचित प्रक्रिया, जिसे कहते हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी लिखा जाता है, तो ये जापान से लिया गया है, ना कि ब्रिटेन से। स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है आपका जापान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, 34 का ग सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय किस मतलब कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है, भाग 3 में जोड़ा गया है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में लिया गया, किस देश से लिया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्रोत बताने हैं। तो मूल अधिकार लिया गया है USA, पीछे हमने पढ़ा था USA किसका नाम है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम है। फिर USSR किसको बोलते हैं? सोवियत संघ को। जो आज का रशिया है, रूस है, उसका प्राचीन नाम 91 से पहले, 1991 से पहले रूस जो था सोवियत संघ कहलाता था, और इसका विघटन हो गया था 91 में, और ये फिर डिवाइड हो गया तो ये रूस कहलाने लगा। ठीक, तो USSR का मतलब है सोवियत संघ, और ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन दिया ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन दिया है कनाडा। तो मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये थोड़ी सी तिरछी झुकी हुई है ना, तो ये हमारा इस नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं जब जैसे लट्टू होता है कि अपने एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है एक ही जगह पे, तो वो घूर्णन गति कहलाती है। यहाँ पे घूर्णन होगा। ठीक, इसे कहते हैं रोटेशन इंग्लिश में।
रोटेट करना। तो रोटेशन करती है जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, ये इसका अक्ष है, और इसी अक्ष पर घूमती है एक ही जगह पर रहकर। तो इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, ठंडा गर्म होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, यानी कि घूर्णन गति करती है, रोटेशन करती है, तो दिन रात होते हैं। ठीक है, और ये सब जो होते हैं ये उसके परिक्रमण के कारण होती है। परिक्रमण गति क्या कहलाती है? परिक्रमा करना, अर्थात जैसे ये सूर्य है, ठीक, और ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सूर्य सन, और इसके अराउंड ऐसे ऐसे जो घूमती है, तो ये कहलाता है परिक्रमा। ये परिक्रमा हुआ, और परिक्रमा करने के परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके तहत ठंडा गर्म का एहसास होता है, मौसम परिवर्तन लगता है। ठीक, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? पहला इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, तीसरा केरल, चौथा अंडमान। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये निकोबार के भी नीचे सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वहाँ पे है। और इंदिरा कॉल कहाँ है? ये उत्तर में है। और केरल सबसे आखिरी पॉइंट नहीं, क्योंकि ये भारत है और यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे इंदिरा कॉल है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार वगैरह है, और यहाँ पे लास्ट में आता है आपका इंदिरा कॉल, यहाँ पे। तो यहाँ पे भारत का आखिरी मतलब दक्षिणतम बिंदु आता है, ये रहा इंदिरा कॉल, अंडमान निकोबार के नीचे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच क्या है? यहाँ से हमारा मतलब विश्व का समय गुजरा हुआ है, समय लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो यह अमेरिका में है, यूके में है, रूस में है, इटली में। तो ग्रीनविच लंदन में है, मतलब लंदन में है, जो कि कहाँ पे है? लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 38 का ख ऑप्शन। 39 पे चलते हैं। कोटा पैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। यहाँ पे आपको फैक्ट याद होना चाहिए, कोटा पैक्सी ज्वालामुखी पर्वत। इक्वाडोर, ब्राज़ील, कनाडा, इटली। तो ये एग्जैक्टली तो मैं मैप नहीं बना रही हूँ, लेकिन समझने के लिए कि ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, और यहाँ पे कुछ इक्वाडोर आता है। तो यहाँ इक्वाडोर के पास, यही इक्वाडोर में ही कोटा पैक्सी ज्वालामुखी है। तो इक्वाडोर ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्वाडोर, इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। ठीक, अब इक्वाडोर किस में आता है? ये दक्षिण अमेरिका में आता है। ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका में आता है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में आता है, और इटली यूरोप में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। वह स्थल जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, अर्थात जल से घिरा होता है, वह क्या कहलाता है? जैसे ये भारत का देख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर इंडिया है। ठीक, ये हम दक्षिण भाग देख रहे हैं, ऊपर का ध्यान मत दीजिएगा। तो ये दक्षिण का भाग देख रहे हैं। तो ये कैसा लैंड एरिया है हमारा? ये दक्कन का एरिया है, साउथ का दक्कन। इधर बंगाल की खाड़ी है, मतलब खाड़ी है। यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और यहाँ पे अरब सागर। तो यह भारत का जो दक्षिणी प्रदेश है, मतलब दक्षिण का जो एरिया है, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? जो 3 ओर से घिरा रहता है, उसे बोला जाता है प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। और द्वीप क्या होते हैं? जो द्वीप होते हैं वो ऐसा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, तो वो आइलैंड कहलाता है, या द्वीप कहते हैं। द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41।
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंडीज पर्वत है किधर। तो एंडीज पर्वत है, ये साउथ अमेरिका का मानचित्र है। ठीक, तो एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है, चोटी पर्वत, ये अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ मैकिनले, ये उत्तरी अमेरिका में है। ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी अफ्रीका में है, बोत्सवाना के पास। और यूराल क्या है, यूरोप और एशिया को बांटता है, यूरोप व एशिया को विभाजित करता है। ठीक, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है एकांकागुआ। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क 7 जून, ऑप्शन ख 5 जून, फिर नेक्स्ट है 7 अप्रैल और घ ऑप्शन है 5 अप्रैल। ठीक, तो इसमें जो 7 अप्रैल दिया है ना, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी के संदर्भ में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक ऑप्शन हो गया जो आपने जान लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या है इसमें, 5 जून, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, 7 अप्रैल 5 जून को ऐसा कुछ नहीं है, 5 अप्रैल को भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ है, इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और हर वर्ष की जो इसकी थीम होती है ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो 5 जून की जो थीम थी वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछ रहा है कि जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जीवधारी होते हैं, जो भी जीव होते हैं, सजीव जिनमें जान होती है, वो जीवधारी और उनके आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर जैसा भी है, और उनके बीच उनके आपस के जो संबंध रहते हैं, मतलब कि जैसे वो जैसे रह रहे हैं, उनके हवा, उनकी मृदा, उनके वातावरण, ऑक्सीजन, जो भी गैस, तो ये पानी, वन, इन सब के वातावरण से उसका जो संबंध चल रहा होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर होगा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जीवधारियों और वातावरण के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। और खाद्य श्रृंखला क्या होती है? उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के जो एक श्रृंखला बनती चली जाती है कि घास पे डिपेंड है, टिड्डा टिड्डे को, मतलब जो एक दूसरे का उपभोग करते हैं और फिर एक पूरी साइकिल बनती है, उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। और कई सारी फूड चेन मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? फूड वेब, मतलब खाद्य जाल बनाती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है हमारा पारसिकी। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक, अगर इसमें अजैविक होता तो मतलब नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, लेकिन इसमें जैविक है मतलब लिविंग थिंग की बात बतानी है हमें, जिनमें जान है, प्राण है। तो तापमान, तापमान नहीं है हमारा राइट आंसर। जल नहीं। सूक्ष्म जीव और मृदा, मृदा भी नहीं है। तो सूक्ष्म जीव, कीड़े भले ही छोटे हैं, सूक्ष्म है, माइक्रोब्स हैं, बट उनमें भी जान है और वो जैविक घटक है। ठीक, सिंपल टर्म में समझ रहे हैं उसको, अभी साइंस की लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक होते हैं। अब उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादन का काम क्या है। अब यहाँ पे किसान, तो ऑप्शन में नहीं, किसान को हम कह रहे हैं, किसान की बात हो रही है, किसान उत्पादक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, वो खेती वेती करते हैं, लेकिन उत्पादक उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहलाते पर्यावरण के। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकाश, जीवाणु। जीवाणु उत्पादक नहीं होते, प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादन होता है, लेकिन ये उत्पादक खुद से नहीं होते। पेड़ पौधे, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ख, पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सनलाइट में, सन के प्रकाश में जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ड्राइंग पे मेरी मत जाएगा, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, जड़ के जरिए जल लेते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और किस रूप में वो संचित करते हैं अपने भोजन को, तो वो स्टार्च के रूप में अपने भोजन को अपनी पत्तियों में, जड़ में, तना में क्या करते हैं, संचित करते हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, और जो बाकी उन्हें खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, वाट, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। वाट तो विद्युत के लिए होता है, एम्पियर भी विद्युत के लिए, वोल्ट के लिए। ठीक है, जैसे विद्युत विभवांतर, विद्युत आवेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, ध्वनि की बात हो रही है ना कि विद्युत की, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा डेसिबल। इसको डी और बी ऐसे लिखा जाता है सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल जो हमारा ये अर्थ है, ठीक, और इसके ऊपर जो पहला मंडल पड़ता है वो क्षोभ मंडल होता है, ये ट्रोपोस्फेयर। और ओजोन परत किस में पाई जाती है, इसके ऊपर की परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। इंग्लिश समझते रहेंगे, जानते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक, इधर देश दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो कनाडा की ओटावा सही है, गुयाना की मालाबो ये भी सही है, चीन की बीजिंग ये भी सही है, बट क्यूबा की माराकाइबो नहीं सही है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सुमेलित नहीं है बताना था, तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विनिपेग प्रसिद्ध है, विनिपेग एक स्पेशल जगह है, खास जगह है, तो इसको जाने रहिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए, धान के लिए, जैतून के लिए, चांदी के लिए। तो पहले तो ये जानना जरूरी कि विनिपेग है कहाँ, तो विनिपेग कहाँ पे है, कनाडा में। और कनाडा कहाँ पे है आपका, किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका विनिपेग आता है। ठीक है, विनिपेग। और विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है, तो विनिपेग गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है, गेहूं की मंडी भी कहा जाता है विनिपेग को। ठीक, और जैतून के लिए कौन प्रसिद्ध है, इटली, यूरोप की चीज़ें। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो पहली लंबी नदी कौन सी होगी,
तो यहाँ पहली लंबी नदी है ये अमेजन नदी। सॉरी क्षमा करिए, गलत हो गया आंसर। विश्व की अगर ये ना पूछ करके अगर सीधे से आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी है तब तो आपका नील नदी राइट आंसर होगा। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपका अमेजन। तो अब देख लेते हैं नील कहाँ पे है। नील जो है, नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, जो काफ़ी देशों से होकर बहती है और नील मिस्र तक जाती है। मिस्र एक देश है, वहाँ तक जाती है। और फिर अमेजन नदी कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। और किस महाद्वीप में आता है ये दक्षिण अमेरिका में है। हम महाद्वीप की बात कर रहे थी क्योंकि एक देश में तो रहता नहीं है विस्तार, ठीक है। तो अमेजन नदी जो है बहुत ही जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठ जगह है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत अच्छी सिचुएशन में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनके अभी खोजबीन नाम भी नहीं पता है लोगों को, ठीक है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और गंगा क्या है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो वो कौन सी होगी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल, डिजर्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर दिया, ऑप्शन दिया गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल और अटाकामा का मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है चिली में, और वो कौन सा है, अटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। पैटागोनिया कभी कभी इसको लोग चिली बोलते हैं, कभी अर्जेंटीना, लेकिन ये अर्जेंटीना में पैटागोनिया का। सहारा अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका का जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ सहारा मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल यह एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल यह ठंडा मरुस्थल है। ये कहाँ है गोबी का, चीन में। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाएगा मरुस्थल कौन सा है तो वो है सहारा। और शुष्कतम मरुस्थल सबसे शुष्क, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका शुष्कतम है, सबसे ज़्यादा शुष्क रहने वाला, तो वो है अटाकामा। और कहाँ पे, चिली में। चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। बेरिंग जल संधि किसे अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि एशिया को यूरोप से अलग करती है, एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, एशिया को अमेरिका से अलग करती है, या एशिया को अफ्रीका। तो एशिया को यूरोप से अलग करती है आपकी यूराल पर्वत, ठीक है। एशिया को ऑस्ट्रेलिया से नहीं, उसके बीच में खूब सारे वो काफ़ी सागर वगैरह हैं, वो हैं, तो वो भी नहीं। एशिया को अमेरिका से, यही इसका राइट आंसर है। एशिया को अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। नाटो का नवीनतम सदस्य है फिनलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, नीदरलैंड। तो नाटो का नवीनतम सदस्य बनाया गया है फिनलैंड को। ये किस नंबर का है, ये 31 नंबर, मतलब 31वां नंबर का सदस्य है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो का नवीनतम सदस्य है फिनलैंड, जो कि 31वां नंबर का सदस्य है। और नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी है माले में, बेलारूस, इटली, मैक्सिको। तो विसुवियस ज्वालामुखी आपका इटली में स्थित है, ठीक। सीधे से फैक्ट है, फैक्ट ही आपको लर्न करने पड़ेंगे। लो लैंड कंट्री है। लो लैंड कंट्री का अर्थ है कि ऐसे कंट्रीज जिन्होंने समुद्र को पटा करके, मतलब कि मिट्टी से पाटा, उसे
बराबर में लाया, स्थल के समतल किया और वहाँ पे लैंड बना दिया उसे, और फिर वो अपना देश बसा लिए। तो वो इसमें एक पूछ रहा है कि लोन लैंड कंट्री कौन है जिन्होंने समुद्र को मिट्टी मिट्टी से पाट करके अपना स्थल बना लिया। तो ऑप्शन दिया जर्मनी, बेल्जियम, भारत, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, तो यहाँ पे भारत तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो भारत को तो काट ही देंगे। फिर जर्मनी, बेल्जियम और ब्राज़ील, तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड कैसा होता है? स्विट्ज़रलैंड एक ठंडा स्थान है। पिक्चर वगैरह में आपने देखा होगा, रोमांटिक सीन जब दिखाते हैं, ठीक है। तो केरल नहीं, अंडमान नहीं, कश्मीर, उत्तराखंड। अब ठंडा है तो कश्मीर और उत्तराखंड को लेकर आप चल सकते हैं, लेकिन कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ग, कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क, ये जो पार्क है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का अभी तक का पहला नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। रबी की फसल है, रबी की फसल कितने प्रकार की होती है? फसल होती है आपकी 3 प्रकार की, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल क्या होती है? ठंडी में बोया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, सॉरी चावल नहीं होता, गेहूँ, तो गेहूँ दिया हुआ है तो ये राइट आंसर है। और इसके अलावा चना और भी हैं। और फिर खरीफ की फसल क्या होती है? धान। धान क्या होता है? धान जब चावल बोने से पहले धान कहलाता है और जब पक जाता है तो वो चावल होता है। तो चावल कैसी फसल है? चावल खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है। गन्ना नकद फसल में आता है और ककड़ी जायद की फसल है। कैश क्रॉप इसको बोलते हैं, जिससे कि खेती करना व्यवसाय के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, जलोढ़, बलुई, लैटराइट। तो जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के द्वारा अपने साथ बहा कर लाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक। तो ये उत्तरी मैदान में, मतलब भारत के उत्तरी भाग में ज़्यादा पाया जाता है, भारत के उत्तरी भाग में, यानी कि उत्तरी मैदानी एरिया में नदियों के द्वारा बनाया गया, ये उपजाऊ होती है। बलुई मिट्टी जिनमें बालू वगैरह रेतीली होती है एक तरह से, जो बीच वगैरह के आसपास होती है, ऐसी बलुई मिट्टी। लैटराइट ये कुछ लाल होती है हल्का, जो तमिलनाडु और थोड़े छोटे एरिया में पाए जाते हैं। और रेगुर मिट्टी क्या है? रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है काली मिट्टी, ठीक है। और यह किस एरिया में पाया जाता है? तो जो दक्कन का पठार है, भारत का जो विंध्य से लेकर दक्षिण तक, तमिलनाडु केरल तक का जो एरिया है, तो दक्कन का पठार में यह काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 7 बहनों के अंतर्गत निम्न में से किसे नहीं जाना जाता? तो 7 बहनों का मतलब ऐसे पढ़ने में तो अटपटा लग रहा है, लेकिन इसे इंग्लिश में बोला जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर किन स्टेट्स को बोला जाता है, उनकी बात हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं किसको नहीं कहा गया है इन ऑप्शन में से? मणिपुर को बोला गया है, मतलब 7 सिस्टर में एक मणिपुर आता है, मेघालय आता है, सिक्किम आता है, बट पश्चिम बंगाल नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। और कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन 7 स्टेटों को मिला के, मतलब राज्यों को मिला करके
क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर्स इन्हें कहा जाता है। ठीक, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। और आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा होगा और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे भी मोटिवेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।